नमस्कार साथियों, आज फिर से आपके इस अपने शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम व्याकरण में पढ़ रहे थे, संस्कृत व्याकरण में संधि। संधि में हमने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि पढ़ी थी। कौन सी संधि पढ़ी थी? दीर्घ संधि। अब उसका अगला जो भेद है, स्वर संधि का, अच संधि का अगला जो भेद आता है वह आता है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। पहली हमने पढ़ी थी कौन सी? दीर्घ संधि। अब आती है गुण संधि। गुण संधि में कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है? गुण संधि में आता है आद गुण है। आद गुण है। कौन सा सूत्र है? पाणिनि व्याकरण में गुण संधि के लिए आद गुण है सूत्र काम में लिया जाता है। आद गुण है सूत्र क्या कहता है, यानी यह किस प्रकार से गुण संधि को स्पष्ट करता है उसे हम देखते हैं। यह कहता है कि ए आ आदि वर्णात परे या वर्णात पश्चात परे ई ई उ उ री री ली वा री वा आयाति आयाति तदा ई ई वर्ण वर्णात ई ई वर्णम ई ई वर्णम ए उ उ वर्णम ओ री री वर्णम अर तथा च ऋकारम अल इति एकादेशः भवति। एकादेशः भवति। ए आ आदि वर्णात परे ई ई उ उ री री ली वा आयाति तदा ई ई वर्णम ए उ उ वर्णम ओ री री वर्णम अर तथा च ऋकारम अल इति एकादेशः भवति। अर्थात हिंदी में यदि समझें तो ए आ के बाद ई आए या उ आए या री आए या री आए तो ई को ए, उ को ओ, री को अर तथा ली को अल आदेश हो जाता है। एक आदेश मतलब दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। मान लीजिए इससे भी मेरे जैसे विद्वान है नहीं समझ पाए तो एक साधारण सा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस आधार पर भी हम समझ सकते हैं, यदि ए आ के बाद ई आता है तो इसको क्या आदेश होगा? इसको आदेश होगा ए। क्या आदेश होगा? ए आदेश होगा। और यदि ए आ के पश्चात उ या उ आता है तो इसको आदेश होगा ओ। क्या आदेश होगा? ओ। इसी प्रकार से यदि ए आ के पश्चात
री या री आती है तो इसको आदेश होगा, वो होगा अर। क्या आदेश होगा? अर। और यदि ए आ के पश्चात री आता है तो इसको आदेश होगा अल। क्या आदेश होगा? अल। अब इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि इसमें तो मात्रा आएगी एक की। कौन सी मात्रा आएगी? एक की। इसमें मात्रा आएगी ओ की। इसमें अंतिम वर्ण पर या कहें रे की मात्रा ऊपर मिलेगी। इसमें आधा ले आपको दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रखना, ये मात्राएं लगभग जिसमें आती हैं, लगभग, निश्चित नहीं है, लगभग वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो दो प्रकार से हमने इसको समझा है। पहला समझा है किस आधार पर? पहला समझा है हमने संस्कृत परिभाषा के आधार पर कि इस प्रकार से यदि ए आ के बाद ई आए, ऊ आए, री आए, री आए तो ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, च तथा री के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम इस प्रकार से शॉर्ट रूप में इसे समझ सकते हैं। ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, ए आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाएगा, और ए आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा, और ए आ के पश्चात री आता है तो क्या आदेश होगा? अल आदेश होगा। समझ में आया आपको? अब आगे हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों में किस प्रकार से इसको हम समझेंगे वो देखते हैं। इसमें थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। यदि हमने ध्यान पूर्वक इस शॉर्ट फॉर्मूले को हमने देख लिया तो निश्चित है किसी भी प्रकार का कोई भी उदाहरण आए तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर यह संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर यह संधि बनेगी, यहाँ पर यह संधि होगी। संधि का नाम भी खोज सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं और संधि पद भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे रमा प्लस ईश है, रमा प्लस ईश है। यहां पर देखिए क्या आ रहा है? आ, और यहां ई। तो दोनों को मिलाने पर यानी निकटता होने के कारण से जो विकार उत्पन्न होता है, हमने पढ़ा था क्या आदेश होगा? ए आदेश होगा। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? रमेश है। क्या शब्द बनेगा? रमेश है। समझ में आ रहा है आपको? यहां रमा शब्द के अंत में आ है और ई शब्द के प्रथम में ई है। दोनों के मिलने से ये क्या बनता है? ए बनता है। तो ये शब्द क्या बनेगा? रमेश है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, जैसे राजा प्लस इंद्र है, राजा प्लस इंद्र है। यहां आ है, यहां ई है, दोनों के मिलने से ए बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा? राजेंद्र है। क्या बनेगा? राजेंद्र है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, महा प्लस इंद्र है, महा प्लस इंद्र है। क्या बनेगा बताइए? यहां आ है, यहां ई है, दोनों के मिलने से ए बना, तो ये बन जाएगा महेंद्र है, महेंद्र है। इसी प्रकार से उप प्लस इंद्र है, इसका क्या बनेगा? उपेंद्र है। क्या बनेगा? उपेंद्र है। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं, जैसे पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है। यहां क्या है? ए, यहां उ, यहां तो क्या आ रहा है? ए, और यहां आ रहा है उ। दोनों के मिलने से कौन सा विकार बनेगा? वो विकार बनेगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश होगा और ये बनेगा परोपकार है। क्या बनेगा? परोपकार है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे
सूर्य प्लस उदय है, सूर्य प्लस उदय है। यहाँ य में ए है और इधर उ है, ए और उ मिलकर क्या बनता है, ओ। तो क्या बन जाएगा, सूर्योदय है, सूर्योदय है। समझ में आ रहा है आपको, सूर्योदय है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, प्र प्लस उक्तम, परह प्लस उक्तम। तो यहाँ ए है, यहाँ उ है, दोनों को मिलाएंगे ओ बन जाएगा और ये बन जाएगा प्रोक्तम। क्या बनेगा, प्रोक्तम। समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से और लेते हैं एक उदाहरण, महा प्लस उदय है, महा प्लस उदय है। तो यहां देखिए आ है, यहां उ, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ओ। तो क्या हो जाएगा, ये महोदय है। क्या होगा, महोदय है। समझ में आ रहा है आपको। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, आ, और यहां क्या आ रहा है, री। दोनों के मिलने से क्या बनेगा, अर। तो ए तो इसमें मिल जाएगा और रे इसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये आधा है, आधा वर्ण कभी भी नीचे नहीं रहता। हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अतिथि देवो भव है। अतिथि देवता के समान होता है। मान लीजिए हमारे घर में कोई अतिथि आ गया, तो आप उसको बैठने के लिए कहाँ स्थान देंगे, जहाँ आप बैठे हैं आप खड़े हो जाएंगे और उसको बैठने के लिए कहेंगे कि आप बैठिए, आप मेहमान हैं। हम उसे अपना स्थान दे देते हैं, अपने स्थान पर उसे बैठा देते हैं, जबकि हम घर के मालिक हैं, हम उसके पास में नीचे बैठ जाते हैं। यही विशेषता हम इसमें देखते हैं। तो जो आगमित वर्ण है, वो आगमित वर्ण नीचे नहीं रुकता, ऊपर चला जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ये आगमित हो गया, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, महर्षि। नीचे नहीं रुका, ये नीचे नहीं बैठ सका, ये इसके ऊपर चला गया। इस बात का ध्यान रखना। और जो आधा वर्ण होता है वो अगले वर्ण पर जाता है, शिरोरेखा पर अगले वर्ण पर जाता है। अब यहां पर अगला वर्ण था स, इस श के ऊपर ये चला गया, तो शब्द क्या बना, महर्षि। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, सप्त प्लस ऋषि। इसका क्या बनाएंगे बताओ, इसका बनेगा सप्तऋषि। क्या बनेगा, सप्तऋषि। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या बनेगा, देवर्षि। क्या बनेगा, देवर्षि। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, जैसे तव प्लस ऋकार है, तव प्लस ऋकार है। अब यहां पर देखिए क्या आ रहा है, ए। यहां देखिए क्या आया, रि। तो बताइए क्या आदेश होगा, इसको आदेश होगा अल। क्या आदेश होगा, अल आदेश होगा। अब ए तो वह में मिल जाएगा और रि के स्थान पर अल ल हो जाएगा। ये तो वह में मिल गया, इसके बाद में कोई स्वर आ नहीं रहा है, इसलिए ल आधा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, त्वलकार है। क्या बनेगा, त्वलकार है। समझ में आ रहा है। तो गुण संधि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। गुण संधि क्या है, सूत्र क्या लगेगा, आद गुण है। कौन सा सूत्र लगेगा, आद गुण है। ये क्या कहती है, यदि ए पश्चात ई उ री री आयाति तदा ई कारम ए उ कारम ओ री कारम अर तथा च ऋकारम अल इति एक आदेश है भवति। सूत्र के माध्यम से हमने इसकी व्याख्या की है। व्याख्या में उदाहरण हमने देखे हैं। रमा ईश है, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ आ और ई मिलकर क्या बना, ए बना। इसी प्रकार से ए और उ मिलकर क्या बनाता है, ओ बनाता है।
यहाँ पर हम देखते हैं आ प्लस री मिलकर क्या बनाया, अर बनाया। इसी प्रकार से ए और री मिलकर क्या बनाया, अल बनाया। तो ये थी हमारी गुण संधि। अब तीसरा भेद देखते हैं हम। तीसरा भेद आता है यण संधि। कौन सा है, यण संधि। परीक्षाओं में बहुत सी बार यण संधि के उदाहरण बहुतायत रूप में पूछे जाते हैं, बहुतायत रूप में। यण संधि समझ में आने पर सबसे सरल संधि है और समझ में नहीं आई तो बच्चों सबसे कठिन संधि भी यही होती है, इसलिए इसे हमें ध्यान से समझना है। यण संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, यण संधि कहते किसे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो तीसरा नंबर है यण संधि। इसका सूत्र लगता है इको यणची, इको यणची। बहुत आसान है, सूत्र यदि याद हो गया परिभाषा आसानी से याद हो जाती है। इको यणची, इक परेशात इक स्थाने यण आदेश है भवति, इक स्थाने यण आदेश है भवति। इक को क्या हो जाता है, यण हो जाता है। एक इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या में यदा ई पश्चात ई पश्चात को अपि, सबको एक साथ ही शामिल कर लेते हैं जिससे लंबी परिभाषा न बने। ई उ री रीच पश्चात को अपि असमान स्वर है आयाति तदा ई कारम य उ कारम व री कारम र तथा च ऋकारम ल इति आदेशः भवति। अच्छी प्रकार से समझ लो इसे। यदि ई उ री के पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है, क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, उ आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, री आ सकता है, लेकिन ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए और री के बाद री नहीं आना चाहिए। तब ई को क्या होगा, यह आदेश होगा। ई को यह, उ को क्या आदेश होगा, वह, और री को क्या आदेश होगा, रे, तथा री को क्या आदेश होगा, ले आदेश होगा। अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसको समझ लेना। दूसरे तरीके से हम समझते हैं। ई के बाद क्या हो, असमान स्वर हो। उ के बाद असमान स्वर हो। री के बाद असमान स्वर हो। री के बाद
असमान स्वर हो तो री को ई को क्या आदेश होगा? यह आदेश होगा। कहने का मतलब ईकारम ये इति आदेश भवति। ई को क्या होगा? यह आदेश होगा। उ को वह आदेश होगा। री को होगा रे आदेश होगा। री को ले आदेश होगा। अब इसमें एक शॉर्ट में भी हम देख सकते हैं, शॉर्ट रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। जब संधि पद में किसके बाद किसी शब्द में आधा यह संधि पद में यह व र ल के पूर्व आधा वर्ण हो तो वहां लगभग कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। इस बात का ध्यान रखें। 3 रूपों में हम इसको समझ सकते हैं। पहली, संस्कृत परिभाषा के माध्यम से इसे जान सकते हैं। दूसरे, इससे भी समझ में नहीं आता तो हम शॉर्ट फॉर्मूले इसमें जान सकते हैं। फिर भी कुछ मेरे जैसे कमजोर विद्यार्थी रह जाते हैं तो वो इस नोट के आधार पर भी पकड़ कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो यह आदेश होगा। उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह आदेश होगा। री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो रे आदेश होगा। री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ले आदेश होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? बच्चों, ये यदि समझ में आ गया तो ये संधि बिल्कुल सरल प्रतीत होगी, यानी आसानी से हम इसको हल कर सकेंगे, उदाहरणों को हल कर सकेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं नी प्लस ऊनम। नी प्लस ऊनम, यहां पर देखिए ई आ गया, इसके बाद क्या आया है? ऊ। असमान स्वर हो गया ना। अब केवल ई को ही आदेश होगा। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, मैंने परिभाषा में एक आदेश नहीं लिखा था, आदेश ही लिखा था। क्यों? क्योंकि केवल उसी एक वर्ण को ही आदेश होगा, यानी ई को ही आदेश होगा। ई को क्या हो जाएगा? यह आदेश हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ई गायब हो जाएगा, ई के स्थान पर यह आ जाएगा, तो ये आदेश हो गया। आगे ऊ था तो ऊ इसमें मिल गया और ये शब्द बन गया न्यूनम। क्या बना? न्यूनम। अब उदाहरण के लिए आपको नोट भी डलवाया था मैंने कि य से य व र ल से पहले आधा वर्ण हो, तो यहां पर देखिए य से पहले आधा वर्ण है, तो कंफर्म हो जाते हैं यहां कौन सी संधि है? यण संधि है। ऐसे और उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रति प्लस एकम। प्रति प्लस एकम, ती ई के बाद ए आया है, असमान स्वर है तो क्या हो जाएगा? यह, और ये शब्द बन जाएगा प्रत्येकम। क्या बनेगा? प्रत्येकम। इसी प्रकार से अधि प्लस अयनम। अधि प्लस अयनम, तो यहां पर देखिए ई है, यहां ए है, असमान स्वर है, तो क्या हो जाएगा? यह आदेश हो जाएगा और ये हो जाएगा अध्ययनम। क्या होगा? अध्ययनम। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे अनु प्लस एषणम। यहां ऊ के बाद ए आ रहा है, ऊ के बाद ए आ रहा है, तो ऊ को क्या आदेश होगा बताइए? ऊ को आदेश होगा वह। तो ये शब्द क्या बनेगा? यहां पर देखिए ऊ आया है, यहां पर ए आ गया, असमान स्वर, तो वह को
ऊ को वह हो जाएगा और ये बन जाएगा अन्वेषणम। क्या बनेगा? अन्वेषणम। इसी प्रकार से मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। यहां पर देखिए ऊ है, यहां ए समान स्वर है तो वह आदेश हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? मध्वरी। क्या बनेगा? मध्वरी। इसी प्रकार से वधु प्लस आगमनम, वधु प्लस आगमनम। यहां पर देखिए ऊ आ रहा है और आगे क्या आ रहा है? आ। असमान स्वर है तो क्या हो जाएगा? वह आदेश हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? वध्वागमनम। क्या बनेगा? वध्वागमनम। समझ में आ रहा है आपको? इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, जैसे पितृ प्लस आदेश है, पितृ प्लस आदेश है। यहां पर पितृ में री आ रहा है, अंत में री आ रहा है, आगे क्या है? आ। री के बाद में असमान स्वर तो क्या आदेश होगा? र आदेश होगा। तो इसका क्या बनेगा? पित्रादेश है, पित्रादेश है। इसी प्रकार से मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। तो यहां पर देखिए री है और यहां असमान स्वर रे आदेश हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। अब आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि सर रे गायब कहां हो गया? ये भी कंफ्यूज हो सकता है कि यहां रे गायब कहां हो गया। तो यहां पर देखिए त्रय जो बनाया है, इस प्रकार से त्रय बनता है। अब देखिए ये तो तय हो गया और नीचे क्या लग रहा है? रे लग रहा है। तो रे यहां आ गया, इसमें ए मिलने से रे पूरा है और तय इसमें आधा है। अब इसमें खोज कर सकते हैं कि ये तय आधा है और रे क्या है? पूरा है। तो रे से पहले आधा वर्ण आ गया, इसलिए यहां पर कौन सी होगी? कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे भ्रातृ प्लस आगमन, भ्रातृ प्लस आगमनम। तो कैसे बनाएंगे? भ्रात्रागमनम, भ्रात्रागमनम। यहां पर त्रय हो गया, तय और रे मिलकर त्रय बना दिया, आगे आ था, आ इसमें मिल गया, भ्रात्रागमनम। इसी प्रकार से ली प्लस आकृति, ली प्लस आकृति। यहां पर क्या आ रहा है? ली और आगे क्या है? आ। असमान स्वर हो गया तो यहां पर क्या बन जाएगा? लाकृति, क्योंकि ली को ले आदेश होता है, आगे आ था, ये इसमें मिल गया और ये शब्द क्या बन गया? लाकृति। समझ में आया आपको? देखो यहां पर क्या चीज ध्यान में रखनी है? आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें य व र ल से पहले आधा वर्ण आता है। किससे पहले? य व र ल से पहले आधा वर्ण आता है तो लगभग वहां पर यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। कंफर्म हो गया आपको? तो आज हमने दो संधि पढ़ी है, कौन कौन सी? गुण और यण। अब संधि का सिलसिला आगे जारी रहेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि इस शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जिससे कि समय समय पर आपको ये वीडियो उपलब्ध हो सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।